हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल्स में। आज अल्टरनेटिंग करंट का एक अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन से बना है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है और ये किस तरह से इसकी वर्किंग है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, ये सब आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। ये एक्चुअल डायग्राम है और इसमें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस यानी इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। कोई भी रोटेटिंग पार्ट इस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है और ये स्टैटिक डिवाइस है और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दूसरे डायग्राम से कि ये म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास दो कॉइल हैं। दो कॉइल में इनका नंबर ऑफ टर्न्स जो है, एक कॉइल ये है कॉइल नंबर 1 और एक है कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 के पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल 2 में N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जब हमने इसमें अल्टरनेटिंग करंट I1 फ्लो कराया तो फ्लक्स φ1 भी प्रोड्यूस हुआ, जो ये लिखा हुआ है। तो ये फ्लक्स φ1 जो है इससे लिंक कर रहा है, अपने ही कॉइल से ये लिंक कर रहा है। इसको इंडिकेट किया है φ11 से। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है अपने पास दूसरी कॉइल जो है उसमें भी जा रहा है। ये जो दूसरी कॉइल है, दोनों कॉइल पास पास रखी हैं, तो ये फ्लक्स इसमें भी जा रहा है। तो जब फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल से तो फिर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल नंबर 2 में, ठीक है। और वो फ्लक्स कितना है? φ12। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? φ11 और φ12। φ11 जो है वो सिर्फ कॉइल नंबर 1 से लिंक कर रहा है। φ12 जो है वो लिंक कर रहा है दोनों कॉइल से, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 से। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, इसे कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो जब भी करंट I1 में कोई चेंज होगा तो फ्लक्स φ1 भी चेंज होगा और यहाँ पे होने वाला वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, वो भी चेंज होगा। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। इसी प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि ये स्टैटिक डिवाइस है और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है। तो देखिए, आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में ये लाइनें बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सब कोर है, लैमिनेटेड कोर है। ये लैमिनेटेड, अब लैमिनेटेड कोर हम क्यों यूज़ करते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये इसकी वर्किंग क्या है। लैमिनेटेड कोर को हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए दो वाइंडिंग्स हैं। ये पूरा मैग्नेटिक सर्किट हो गया आपका। ये लैमिनेटेड कोर महीन महीन पत्तियां होती हैं जिनको एक दूसरे जो में जोड़कर बनाते हैं और हर पत्ती जो है वो इंसुलेटेड होती है एक दूसरे से, ताकि शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। अब इसमें दो वाइंडिंग्स हैं। एक ये वाइंडिंग है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दूसरी वाइंडिंग में N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो वो वाइंडिंग जो आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, यानी जिस वाइंडिंग पे हम इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे उस वाइंडिंग को हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे 2 कॉइल हैं और वो मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर वाउंड किए गए हैं, जिसमें N1 N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एक सोर्स वोल्टेज V1 जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पे ये सोर्स वोल्टेज AC सप्लाई जिसको आप कह रहे हैं ये है V1, ठीक है। ये वोल्टेज V1 जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ये अल्टरनेटिंग करंट इस वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब लैमिनेटेड कोर है। तो जब इसमें ये फ्लो हो रहा है तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स जो है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो ये जो आप बीच में डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये सब क्या है, ये फ्लक्स की लाइन दिखाई है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये जो कोर है, इन कोर में ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का है। अब ये इधर आया, यहाँ आने के बाद इसने सेकेंडरी कॉइल को, सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक किया। तो जब लिंक किया तो एक EMF इंड्यूस्ड हुआ E2, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। उसके बाद फिर ये इधर आया, यहाँ आने के बाद फिर ये इधर जा रहा है और प्राइमरी वाइंडिंग को फिर से लिंक कर रहा है। तो एक वोल्टेज और इंड्यूस्ड होगा, उसे कहेंगे E1, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मान लीजिए लोड नहीं है तो यहाँ पे जो है, अगर लोड नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो V2 डेवलप हो जाएगा। तो अब आप इसकी खास बात देखिए कि दोनों वाइंडिंग जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई भी नहीं है, ये दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड है। ये एक कोर है, कोर जो है, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये महीन महीन पत्तियां हैं जो कि इंसुलेटेड हैं एक दूसरे से, और इनको इस तरह से बनाया गया है कि ये एक पूरा सॉलिड ट्रांसफार्मर देखने में लगता है लेकिन एक्चुअल सॉलिड नहीं है, बल्कि लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हमने V1 अप्लाई किया कोई भी सप्लाई वोल्टेज, तो ये यहाँ पे एक वोल्टेज E1 डेवलप होगा। अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कोर के में फ्लो करेगा, और कोर में जब फ्लो करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा जब, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर है तो एक EMF इंड्यूस्ड होगा, उसको हम कहेंगे E2, और फिर ये वापस इधर आएगा और ये प्राइमरी वाइंडिंग को फिर से लिंक करेगा और वो वोल्टेज होगा E1। इतनी बात तो समझ में आ गई। जिस वाइंडिंग में हम सोर्स कनेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग पे हम लोड कनेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखना है कि बेटा देखिए दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है दोनों कॉइल में सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों कॉइल में सेम रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो किस तरह ये इधर वाल ट्रांसफ़र हो रही है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो कॉइल 1 जो है वो एनर्जी रिसीव कर रहा है सोर्स से, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। लोड जिस पे कनेक्ट करेंगे उसे कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई जो कि इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्ट नहीं है लेकिन मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट है। अच्छी बात है। अब आइए आगे चलें, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप, इस ट्रांसफार्मर में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है, मान लीजिए ये जो है E1 जो हमने लिखा है, E1 जो है वो E1 वो है प्राइमरी वोल्टेज, जो प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये क्या होगा कि N1 और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हमने माना है dm/dt, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से E2 क्या होगा, E2 जो है मान लीजिए सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड d phi m/dt,
क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी ES अपॉन EP, यानी प्राइमरी का, या आप इसको कह सकते हैं E2 अपॉन E1, जो भी आप सिंबल यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आपने सेकेंडरी वाले को डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, N2 d phi m अपॉन dt, दिस कंप्लीट N1 d phi m अपॉन dt। ठीक है, तो देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया और माइनस का टर्म जो दोनों में था वो भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास एक रिलेशनशिप क्या आई बच्चों, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, यानी E2 अपॉन E1, जिसको आप जो है सेकेंडरी भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, N2 अपॉन N1। N2 क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड और N1 क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, एक रिलेशनशिप तो बच्चों ये आ गया। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल तो आपको लग नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो हमको आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम देयर इज नो लॉस, एज्यूम देयर इज नो लॉस, यानी हम आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। देयर इज नो लॉस इन द वाइंडिंग, नो लॉस इन द वाइंडिंग एंड कोर, यानी वाइंडिंग में भी कोई लॉस नहीं हो रहा है और कोर में भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तब होगा ये कि V1 जो आपने अप्लाई किया है वो किसके बराबर होगा बच्चों, E1 के बराबर होगा। इसी तरह V2 जो है वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। अभी आपने क्या रिलेशन निकाला है, E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1, ये किसके बराबर आपने निकाला है, N2 अपॉन N1। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया बच्चों, V2 अपॉन V1। ये एक रिलेशनशिप आपके पास आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रहना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं, पहले इसकी वर्किंग समझ लें। ठीक है ना बच्चों, अब चलिए, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइमरी में जो करंट है, प्राइमरी मान लीजिए कि ये IP ले लेते हैं, चलिए IP इज द करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, और IS हम सेकेंडरी ले लेते हैं, करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और हमने ये एज्यूम किया है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी R की वैल्यू 0 है। तब क्या होगा, ये सब आइडियल कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, लॉसेस तो होते हैं। अब लॉसेस कितनी तरह के होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने आइडियल कंडीशन ली है, तो अब क्या होगा, पावर, मान लीजिए कि पावर, तो जब आइडियल कंडीशन है तो पावर इन सेकेंडरी वाइंडिंग, पावर इन सेकेंडरी वाइंडिंग ये किसके इक्वल होगी, पावर इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और पावर क्या होती है, पावर होती है V इंटू आई। ठीक है ना, तो हमने लिया है V2 IS इज इक्वल टू V1 IP, ये प्राइमरी वाला है, ये भी हो गया। चलिए
तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है। तो V2 अपॉन V1 आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया IP अपॉन IS। तो अब ये रिलेशनशिप क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख दें, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू R। तो R क्या चीज है, R है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। R is known as ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, चलिए, तो ये बात तो निकल के आ गई हमारे पास कि साहब यहाँ पे हम फिर से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, E2 अपॉन E1 यानी सेकेंडरी वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू IP यानी प्राइमरी, ये रिवर्स हो जाता है, IP अपॉन IS, और ये बराबर रिलेशनशिप R है। तो अब देखिए, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका क्या मतलब होता है, स्टेप अप का मतलब है कि इनपुट पे आपने अगर 220 वोल्ट अप्लाई किया है तो उसको वो बढ़ा कर देगा, उसको वो वोल्टेज बढ़ा कर देगा। तो स्टेप अप में क्या होता है कि V2 जो है, जो सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज मिलता है, वो बड़ा होता है V1 से, जो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सेकेंडरी साइड में ज़्यादा होंगे। क्लियर, ये भी एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन करंट इसका रिवर्स होता है, करंट इसका रिवर्स होता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको करंट जो मिलेगा वो कम मिलेगा प्राइमरी वाइंडिंग से। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है उसको कम कर देता है, यानी डाउन कर देता है। तो तो इसका मतलब क्या है कि V2 जो है वो अप्लाइड वोल्टेज जो भी आपने अप्लाई किया है उससे कम होगा, यानी N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से कम होंगे। ठीक है ना, लेकिन करंट ज्यादा होगा। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरा ख्याल है। ठीक है ना, तो स्टेप अप का मतलब जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि पावर स्टेशन पे क्या होता है कि पावर स्टेशन पे जो है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है ना, तो बहुत हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करते हैं। मान लीजिए 33 किलो वोल्ट पे ट्रांसमिशन किया, अब वो आपके सिटी में आया, सिटी में उसको स्टेप डाउन किया, यानी 33 से घटाकर उसको 11 kV किया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन। फिर वो 11 kV आपके महल्ले में आया, वहाँ भी देखिएगा आप ट्रांसफार्मर रखे होंगे, आपने सड़क के किनारे देखा होगा कि खंभों पे जो है ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, उसे कहते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। कुछ जो है वो प्लेटफॉर्म पे रखे होते हैं। तो अब आपके महल्ले में कौन सी लाइन आई, 11 किलो वोल्ट की लाइन आई। अब वहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर रखा है, उसने क्या किया, 11 किलो वोल्ट को फिर 220 वोल्ट में डाउन कर दिया। तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर रखा है बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और वो 220 जो वोल्ट है, 220 वोल्ट, वो आपके घर में सप्लाई आ गई। तो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को घटाने के लिए, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है
तो जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी में हमको कम वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सिंबल देखिए कैसा होता है ट्रांसफार्मर का, वो हम आपको दिखा दें, वो तो आपको डायग्राम दिखाएगा। इसका सिंबल ये होता है, ये प्राइमरी कॉइल आ गई, ठीक है ना, ये प्राइमरी कॉइल आ गई। ये जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं ये कोर हैं, ये कोर हैं, कोर, और यहाँ पे आपके पास ये सेकेंडरी कॉइल आ गई। अब नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करेंगे कैसा वोल्टेज चाहिए। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई और ये प्राइमरी वाइंडिंग आ गई, ठीक है ना। तो ये है प्राइमरी वाइंडिंग, या इसको सिंपल प्राइमरी भी आप कह सकते हैं, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंबल, ठीक है। कुछ मुश्किल तो नहीं लगा आपको? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन, जो आउटपुट वोल्टेज है यानी V2 जो है वो ग्रेटर देन होता है इनपुट वोल्टेज के, यानी प्राइमरी वोल्टेज के, तो उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वो वाला ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम होता है इनपुट वोल्टेज से, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर कर सकते हैं। अब आइए कि साहब ये तो आपने आइडियल कंडीशन की बात कर ली, अब इसमें लॉसेस कौन से होते हैं? तो बच्चों देखिए, वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा। तो पहला लॉस जो है वो होता है कॉपर लॉस, उसे कहते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, और उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, तो क्या होगा कि उसमें हीट डेवलप होगी, ठीक है ना, I²R। तो एक लॉस होता है कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस जो है वो वाइंडिंग में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर लॉसेस वाइंडिंग में होते हैं ड्यू टू द करंट, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा लॉस जो होता है वो कहलाता है कोर लॉस, कोर लॉस, इसको हम लोग आयरन लॉस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बच्चों आयरन लॉस भी है। तो आयरन लॉस क्या चीज होता है, कॉपर लॉस क्या चीज होता है? तो कॉपर लॉस जो है, ओ सॉरी, आयरन लॉस जो है वो किस में होता है? कोर में होता है, फ्लक्स की वजह से। क्योंकि जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें एडी करंट्स बनते हैं। एडी करंट्स क्या करते हैं? कौन से एडी करंट्स? एडी करंट। तो एडी करंट्स की वजह से वहां पे लॉसेस होते हैं आयरन कोर में, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? फ्लक्स लॉसेस। तीसरा होता है फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस क्या होते हैं बच्चों? तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि ये दोनों दो वाइंडिंग हैं, एक ये वाइंडिंग है और एक ये वाइंडिंग है, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है एक में तो दूसरे से लिंक कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि सारा का सारा जो है वो लिंक नहीं करता है, कोई ना उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लीकेज के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि कपलिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। आइडियली हम परफेक्ट मान लेते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं होती है। तो प्राइमरी में जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक नहीं करेगा, इसकी वजह से ये
फ्लक्स लॉसेस होते हैं। फिर एक और आता है हिस्टेरिसिस लॉसेस, चौथा पॉइंट हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये कौन से लॉसेस होते हैं भाई? हिस्टेरिसिस लॉसेस बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है आपको। हिस्टेरिसिस लॉसेस, तो हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या है कि जब एसी करंट उसमें पास होता है तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ये लॉसेस होते हैं, क्योंकि फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है हीट में और एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो हमने आपको बताया था शुरू में, तो ये तो हो गए सारे लॉसेस कि कितनी तरह के ये लॉसेस होते हैं। तो शुरू में हमने आपको बताया था कि लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। लैमिनेटेड कोर क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या वजह है, और हर लैमिनेशन जो आपकी पत्ती है, महीन महीन पत्तियां यूज़ करते हैं, सॉलिड ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते हैं। तो लैमिनेशन से क्या होता है कि हमारे कोर लॉसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। आयरन लॉसेस जो है वो कम किए जा सकते हैं जब हम लैमिनेटेड कोर को यूज करें। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो हमने आपको एक तो यूज आपको बताया था कि एक यूज ये है कि साहब वो जनरेटिंग स्टेशन पे वो पावर वहाँ पे जो है टरबाइंस लगी हैं और वो हाई वोल्टेज जनरेट कर रही हैं। अब हमको जो है वो सिटी में भेजना है, तो स्टेप अप कर करके हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइंस बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, ठीक है ना? तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होता है, और हाई वोल्टेज पे होने की वजह से एनर्जी लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कहाँ यूज़ होता है? चोक कॉइल में यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। और कहाँ यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर? अब मान लीजिए हमारे घर की मोटर जो है वो 220 वोल्ट की है, तो हमको तो 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो पावर स्टेशन जो हमारे महल्ले में लगा हुआ है वहाँ पे जो है 11 kV की लाइन आ रही है, उन्होंने उसको स्टेप डाउन किया और 220 सप्लाई हमको हमारे घर तक पहुँचा दी। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना? और अल्टरनेटिंग करंट बच्चों बहुत डेंजरस होता है डायरेक्ट करंट के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। कि अगर धोखे से भी हाथ लग गया अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर तो बहुत तेज हम लोग को झटका लगता है। और क्या इसके यूज हो सकते हैं? अब क्या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? हम अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज करते हैं और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में जो है सबसे पहले हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन की ज़रूरत होती है, या स्टेप डाउन से स्टेप अप करने की ज़रूरत होती है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने से और वोल्टेज को कम करने की हमको ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो अब ये तो बात हो गई लॉसेस की, और कहाँ हम यूज़ करते हैं। इफ़िशियंसी की बात कर लें तो एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? एफिशिएंसी बच्चों हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। क्योंकि अभी हम लोग आइडियली बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करेंगे। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है ना? तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है? V2 है। करंट क्या है? IP है। और ये क्या है? V1 है। और IP है। ये सॉरी, ये तो सेकेंडरी है ना, तो ये आपका क्या होगा? I सेकेंडरी, ठीक है ना? आप इसको I2 भी ले सकते हैं, बहुत सी बुक में दिया हुआ है। हमने यहाँ इत्तेफाक से P और S का यूज़ इसलिए कर लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। V1 जो है वो वोल्टेज है, V2 जो है सेकेंडरी वोल्टेज है, V1 जो है वो प्राइमरी वोल्टेज है, और IS जो है वो सेकेंडरी करंट है, और IP जो है वो प्राइमरी करंट है। ये दोनों करंट सेकेंडरी और
प्राइमरी में फ्लो कर रही हैं। इसको आप अगर परसेंटेज पर यूनिट निकालना चाहें तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, कितने परसेंट एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है, क्योंकि डिफरेंट लॉसेस होते हैं, आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, एक बार हम ब्रीफ करे दे रहे हैं आपको कि सामने आपके डायग्राम है। आपको क्या याद रखना है, जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। जहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। लैमिनेटेड कोर हम क्यों यूज़ करते हैं? लैमिनेटेड कोर को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आयरन लॉसेस मिनिमाइज कर सकें, कम से कम हो सकें। जब आपने एसी सप्लाई कनेक्ट करी, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ, जो कि I1 लिखा हुआ है, वो वाइंडिंग के थ्रू फ्लो हुआ, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी प्रोड्यूस हुआ, जो कि डॉटेड लाइन से आपको हमने दिखाया है। जब यह अल्टरनेटिंग फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो एक EMF E2 जो है वो इंड्यूस्ड होता है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों वाइंडिंग आपस में कपुल्ड नहीं है, ये मैग्नेटिकली कपुल्ड हैं। फिर ये फ्लक्स मूव करता हुआ आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को फिर से लिंक करता है और ये E1 वोल्टेज को इंड्यूस करता है। तो आइडियली हमने मान लिया है कि वाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और ये बिल्कुल स्टैटिक डिवाइस है और इसमें की परमिएबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये वर्किंग होती है। अगर इनपुट वोल्टेज हाई है और आउटपुट वोल्टेज लो है तो हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अगर इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो इसे कहेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यानी अगर हमने 11 किलोवोल्ट इनपुट साइड में दिया है और आउटपुट साइड में हमको 220 वोल्ट मिल रहा है तो हम कहेंगे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बिल्कुल समझ में आ गया। अगर हमने इनपुट पे 220 वोल्ट सप्लाई दी है और 440 वोल्ट हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल रहा है तो हम कहेंगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टेप अप और स्टेप डाउन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, यानी हम फाइनल एक्सप्रेशन आपको अगर दिखाएं तो V2/V1 N2/N1। ये सीधे सीधे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो V2 हाई होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में कम होंगे। तो आप इस फार्मूले से यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसी को V2/V1 या N2/N1 या IP/IS ये कहलाता है। यहाँ पे P लिखना रह गया, IP/IS ये कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।